भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा है। मुगलों ने भारत में 300 सालों से भी अधिक समय तक राज्य किया। बाबर, अकबर और शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक ने भी दिल्ली की राजगद्दी से भारत पे शासन किया। लेकिन कई सवाल आज भी इतिहास के पन्नों से गायब हैं। आखिर मुगल भारत क्यों आए? मुगलों ने अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया? राजपूतों और मराठाओं के रहते कैसे विदेशी ताकतों ने भारत पर राज किया? आखिर क्या है मुगलों की असली इतिहास की कहानी? आइए विस्तार में समझते हैं। दोस्तों, अगर बाबर भारत न आता तो मुगल साम्राज्य का स्थापना भारत में नहीं होता और ना ही लाल किला और ताजमहल बनता। बाबर का असली नाम जहारुद्दीन मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरजाना में हुआ था। फरजाना आज के समय में उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है, क्योंकि बाबर ने केवल 12 वर्ष की आयु में ही फरजाना की राजगद्दी संभालनी शुरू कर दी थी। यह बात किसी को रास नहीं आई। रिश्तेदारों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और बाबर को समरकंद और फरजाना से बेदखल कर दिया। कई सालों बाद साल 1504 में अफगान की राजधानी काबुल को जीत लिया और वहीं पर अपना सत्ता स्थापित। लेकिन बाबर सिर्फ काबुल से संतुष्ट होने वाला नहीं था, वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। जब उसको अपना राज्य विस्तार करना था, लेकिन उसके पास तो धन और दौलत था ही नहीं, तब उसके खुरापाती दिमाग में ये आया कि भारत से ज्यादा धन कहाँ है। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंतजार का समय खत्म हुआ। 1525 में बाबर ने भारत में एंट्री की। उस समय हिंदुस्तान में लोधी वंश का राजा इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था। इसके अलावा राजस्थान में राजपुताना का शासन चल रहा था। तो वहीं साउथ में विजयनगर अंपायर अपना पैर पसार रहा था। इब्राहिम लोधी बहुत ही संकी था। उसे कुर्सी से हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोधी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक प्लान बनाया और काबुल से बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। बाबर को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। 15 दिसंबर 1525 को उसने सिंधु नदी पार की। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिकों की टुकड़ी थी। सिंधु नदी को पार करते ही बाबर ने पंजाब प्रांत को जीतना शुरू कर दिया। बाबर के पास दमदार आर्मी के साथ ही तोपखाने और बारूद यानी कि पाउडर गन भी था। अब यहीं से शुरू होती है भारत की धरती पर लड़ी गई पहली युद्ध, पानीपत का। इधर पानीपत में तो युद्ध चल ही रहा था, वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल आर्मी थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियां सब कुछ थी। इतनी बड़ी सेना को देखकर बाबर की हिम्मत डगमगाई नहीं और वो काफी बहादुरी के साथ युद्ध करता रहा। काबुल सहित अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान में बाबर का नाम महान योद्धाओं में जाना जाने लग गया। हर जगह उसके पुतले लगने लगे और सभी को ये बताया गया कि बहुत ही कम योद्धाओं के साथ भारत पे फतेह हासिल। पानीपत दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्तमान में वह हरियाणा का एक जिला है। बाबर ने इब्राहिम लोधी को युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया। वो तो अपनी रणनीति पहले ही बना चुका था। उसने दुश्मन के इलाके में एक खाई खुदवाई, जिसमें कि लोधी का सेना ज्यादा फैलाव न कर। बाबर की सेना के कुछ लोगों ने कहा कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन बाबर ने साफ जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम इतनी दूर आए हैं तो दिल्ली जीते बिना नहीं जाएंगे। बाबर अपने सेना की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से करता था। सबसे पहले स्काउट्स खड़ा करता था जो दुश्मनों की खबर बाबर तक पहुंचाते थे। उसके पीछे बैलगाड़ियां लाइन से खड़ी कर देता था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर तोपखाने भी तैनात कर दिए जाते थे। सैनिकों के पास जो तीर कमान होते थे वे भी कोई साधारण नहीं होते थे। उनकी डोरी खींचने में काफी ताकत लगती थी। एक तीर 600 मीटर की दूरी तक जा सकता था, जो करीब 7 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। हर 5 सेकंड में सैनिक तीर चला सकता था और एक ही 4000 पाउंड का फोर्स क्रिएट कर सकता था। बाबर के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। दूसरी ओर लोधी की सेना मैदान में खड़ी थी, जिनकी संख्या 1 लाख से अधिक थी। लेकिन इतिहासकारों ने लोधी की सेना को सेना न कहकर मेले का नाम दिया। बाबर और लोधी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि पहले कौन अटैक करता है, क्योंकि बाबर को पता था कि अगर मैं सामने से अटैक किया तो मेरा हारना निश्चित था। 19 अप्रैल 1526 की रात
को अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को लोदी की कैंप में भेजता है। जैसे ही बाबर के सैनिक लोदी की सेना के कैंप के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने हमला कर दिया। बाबर के सैनिक वापस लौट आए और कुछ सैनिकों की मौत भी हो गई। इससे लोदी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे पता ही नहीं था ये तो बाबर की षड्यंत्र है। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर अटैक कर दिया। लोदी की सेना बाबर की सेना द्वारा बनाए गए ट्रेंच में गिर गई। जैसे ही लोदी की सेना गिरी वैसे ही बाबर ने तोप चलाने का आदेश दिया। लोदी के सेना में सबसे आगे 3000 हाथी तैनात थे। उन्होंने तोप की आवाज सुनते ही अपना संतुलन खो दिया और अपने ही सैनिकों को ही क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। साथ ही तोप खाने से भी उनकी सेना को नुकसान पहुंच रहा था। थोड़ी देर में बाबर की पूरी सेना लोदी की सेना पर हावी हो गई। कई घंटों तक युद्ध जारी रहा। शाम होते होते लोदी मारा गया और उसका कटा हुआ सिर बाबर के सामने पेश कर दिया गया। इस युद्ध के पास बाबर के पास अच्छी खासी धन दौलत आ गई थी। इतिहासकारों का कहना है कि सारा धन दौलत बाबर ने गरीबों में बांट दिया था। जनता खुश होकर कलंदर नाम की उपाधि दी। सन 1526 में 43 वर्ष की आयु में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत का स्थापना की। पानीपत के लड़ाई के बाद बाबर ने 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। एक बैटल ऑफ खानवा, दूसरा बैटल ऑफ चंदेरी, तीसरा बैटल ऑफ घाघरा। इन सभी लड़ाइयों में जीत हासिल की, लेकिन 26 दिसंबर 1530 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके पार्थिव शरीर को आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसके इच्छा अनुसार बाद में काबुल में दफना दिया गया, जहां बाक़ए बाबर के नाम से उसका मकबरा आज भी बना हुआ है। बाबर के बाद हुमायूं को दिल्ली का बादशाह बनाया गया, लेकिन उसके 3 और भाई थे जिनको अलग अलग राज्य सौंप दिए। हुमायूं काफी शांत स्वभाव का बादशाह माना जाता था, लेकिन वहीं दूसरी ओर हुमायूं के भाइयों का दिमाग हमेशा षड्यंत्र में लगा रहता था। कई बार भाइयों में भीषण युद्ध हुआ और कई बार हुमायूं पर जानलेवा हमले भी किए गए। सन 1539 में चौसा में हुमायूं की भीषण लड़ाई हुई और सन 1540 बिलग्राम में हुमायूं को युद्ध हारना पड़ा। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और शेरशाह जीत गया। युद्ध में हारने के कारण हुमायूं को अपना जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। भेष बदलकर सिंध में रहने लगा। हुमायूं ने हमीदा बेगम से शादी कर ली और मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर को जन्म दिया। कई सालों तक बाहर रहा हुमायूं भारत देश से अपनी एक विशाल सेना तैयार कर ली और साल 1555 में उन्होंने फिर दिल्ली पे फतेह हासिल। लेकिन इसी वर्ष लाइब्रेरी में सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। मुगल साम्राज्य एक बार फिर लड़खड़ाने लगा। हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय अकबर की उम्र केवल 12 वर्ष की थी और राजा हेमू की सेना के आगे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुगलों के पास एक वफादार सेनापति था जिसका नाम बेगम खान था और बेगम खान ने एक सेना तैयार की और अकबर ने युद्ध की। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हरा दिया गया। 13 साल की उम्र में अकबर दिल्ली की तख्त पर विराजमान हो गया। उसने राजा बनते ही लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। 1568 में उसने चित्तौड़ को जीता, लेकिन इसके लिए अकबर को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद अकबर राजस्थान जीतना चाहता था, क्योंकि राजपूत काफी बहादुर माने जाते थे राजस्थान में। अकबर जानता था कि अगर राजस्थान जीत लिया तो पूरा हिंदुस्तान जीतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अकबर की सेना दमिश्क स्टील के बने हथियार इस्तेमाल करती, जो एक बार में ही दुश्मन का सीना छल्ली कर दिया। अकबर अपने हाथियों को जिराफ बख्तर नाम के लोहे का कवच पहनाया करता था। उसे हाथियों का बड़ा शौक था। वो जब भी किसी को सजा देता था तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया करता। चित्तौड़ राजस्थान का सबसे मजबूत साम्राज्य था। चित्तौड़ का किला एक अभिन्न किला माना जाता था। अकबर के खुराफाती दिमाग में एक प्लान आया। उसने एक सुरंग खोदी जिसके तहत उसके सैनिक किले के अंदर तक पहुंच गए। चित्तौड़ का किला एक पहाड़ पर स्थित था। वहां पर सीधे नहीं पहुंचा जा सकता था। वहां से सीधे चित्तौड़ के सैनिक दुश्मन को देख लिया करते थे। अकबर के सर पे तो जैसे जीत का भूत सवार था। लगातार प्रयासों के बाद 25 फरवरी 1568 के दिन चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया। इसके बाद उसका साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर एशिया में फैल गया था। उसकी सेना मैचलॉक बंदूक
का इस्तेमाल किया करती थी। अकबर की कई बंदूकें आज भी म्यूजियम की शान बढ़ा रही हैं। अकबर को आर्किटेक्चर का भी काफी शौक था। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर, आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नाम का एक शहर बनवाया। इस शहर में कई बाग और महल उसने बनवाए। फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी न हो तो डैम भी बनवाए। वो अपनी राजधानी यहाँ शिफ्ट करना चाहता था। कहा जाता है कि अकबर ने खुद शहर का नक्शा तैयार किया था और उसने शहर बनवाने के लिए खुद भी मजदूरों के साथ काम किया दोस्तों था। उसने हिंदुओं पे लगने वाले जजिया कर भी समाप्त कर दिया। 16 साल फतेहपुर सीकरी को बसाने में लगे, लेकिन ये शहर जल्द ही वीरान हो गया। दोस्तों, अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। जोधाबाई के लिए बड़ी दुख की घड़ी आई। साल 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के बाद सलीम के हाथ में दिल्ली की कमान। सलीम असल में एक अय्याश किस्म का व्यक्ति। सलीम को अपना नाम भी नहीं पसंद था। उसने अपना नाम बदल के जहांगीर रख दिया। जहांगीर को अन्याय लोगों से सख्त नफरत, गुनाहगारों को वो सख्त से सख्त सजा दिया करता था। जहांगीर ने अपने जीवन काल में कुल 20 शादियां की थी। मानबाई सबसे मशहूर रानी हुई, लेकिन जहांगीर सबसे ज्यादा प्रेम नूरजहां से किया करता। जहांगीर के शासन काल में ही अंग्रेजों ने आकर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कर दिया और व्यापार करने की इजाजत मांगी। 20 बीवियों से जहांगीर की कई संतानें हुई, लेकिन एक ही पुत्र जीवित रहा, जिसका नाम खुर्रम खां उर्फ शाहजहां रखा गया। सन 1627 में जहांगीर की मौत हो गई। जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां के शासन काल में दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान में तेजी से तरक्की करी। दुनिया में 1/4 सामान का प्रोडक्शन केवल भारत से ही हो रहा था। आर्थिक तौर पर दिल्ली मजबूत होता गया और आर्किटेक्चर को भी उस दौर में काफी बढ़ावा मिला। मोती मस्जिद, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम और दीवाने खास जैसे कई नायाब नमूनों का निर्माण शाहजहां ने अपने लिए एक मयूर सिंहासन भी बनवाया था, जिसमें कई बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। लेकिन 1639 में ईरान के राजा नागिद शाह ने युद्ध में शाहजहां को परास्त कर दिया था और इसके बाद नादिर शाह ने मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया था। शाहजहां जब बूढ़ा होने लगा तो उसने अपना राजपाट बेटों को सौंपने का सोचा। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे को दारा शिकोह को दिल्ली की राजगद्दी सौंपी। दारा शिकोह सभी धर्मों का आदर किया करता था और एक न्यायप्रिय राजा था। यह बात औरंगजेब को हजम नहीं हुई। औरंगजेब ने 1658 में अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और दिल्ली का बादशाह बन गया। बादशाह बनते ही औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किला में बंद करवा दिया और अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब कितना क्रूर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने भाई की मौत के बाद उसका गला उसके धड़ से अलग करने के बाद औरंगजेब ले गया अपने पिता को दिखाने के लिए। औरंगजेब के बादशाह बनते ही हिंदुओं पे अत्याचार होने लग गए। जगह जगह मंदिर तुड़वा के उसने मस्जिदों का निर्माण करना शुरू कर दिया। कई हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। उसके शासन काल में ही हर जगह कत्ले आम हो रहा था। सभी मराठे और राजपूत मिलकर युद्ध का ऐलान कर दिए। औरंगजेब युद्ध में घायल हुआ, करीब 3 महीने तक बिस्तर पर ही रहा। सन 1707 में बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया। औरंगजेब के मौत के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अंधेर की ओर बढ़ के बाद दिल्ली में कई मुगल बादशाह बने, लेकिन किसी में वो बात नहीं थी। सन 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम ने राज किया। उसके बाद जहांगीर शाह, फारुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर, शाहजहां तृतीय, अकबर द्वितीय, अकबर तृतीय, कई राजा हुए, लेकिन किसी ने भी अधिक समय तक राज नहीं और बहुत कम समय में ही दिल्ली के बादशाह बदलते रहे। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज लगातार मजबूत हो रहे थे। मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनकी मौत सन 1862 में म्यांमार में हुई, लेकिन बहादुर शाह जफर के मौत से पहले ही मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था। सन 1857 दिल्ली में मुगल साम्राज्य का अंतिम समय माना जाता है। तो दोस्तों, ये रही भारत के इतिहास में मुगलों की असली कहानी। आप लोग को अगर ऐसी कहानी और भी चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट जरूर करें।